नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की मेरी क्लास रहेगी एग्रोनॉमी का। तो एग्रोनॉमी में हमने पिछले लेक्चर में देखा था राइस कल्टीवेशन, यानी धान की खेती के बारे में हमने आप सबको स्टार्ट कर दिया था राइस कल्टीवेशन के बारे में। तो आज उसी से हम आगे देखेंगे। जैसे हमने बता दिया था आप सबको कि धान का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ओरिजिन प्लेस क्या होता है, उत्पत्ति स्थान, और किस धान में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। और विश्व में सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल किस देश का, हमने आप सबको बताया था भारत। उसके बाद उत्पादन किस देश का, तो सबसे अधिक चाइना का है। अगर देखा जाता राइस के प्रोडक्शन में, यानी राइस प्रोडक्शन आ जाता है क्वेश्चन, राइस प्रोडक्शन इंडिया रैंक, इंडिया रैंक। अब आता कि धान इनवर्ड, इंडिया रैंक इनवर्ड मतलब पूरे विश्व में राइस प्रोडक्शन इन इंडिया रैंक इनवर्ड, यानी पूरे विश्व में धान के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। अगर पूछा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक धान के उत्पादन अगर चाइना के, तो भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारे भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान। कौन सा, सेकंड स्थान, ये ध्यान रखना। इंडिया का कौन सा स्थान हो जाएगा, दूसरा। तो धान के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो दूसरा स्थान हो जाएगा। प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, चाइना का। अब आ जाता प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्पादकता। क्या बोला जाता है, उत्पादकता। अब ये पूछ लेता कि विश्व में सबसे अधिक धान की उत्पादकता किस देश का है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, उत्पादकता। अभी हमने आप सबको बता दिया किस देश में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है, भारत। किस देश में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है, तो चाइना। धान के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अब आ जाता है कि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्या होता है, यानी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। पर हेक्टेयर जो उपज होता है, सभी देश का मान लेते हैं, पूरा विश्व से मान लेते हैं। इन्हें समझ लीजिए इसमें 206 देश है, कितना, 206 देश है। अगर इसमें देखा जाता है कि पर हेक्टेयर यानी प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर किस देश के सबसे अधिक उत्पादकता है, यानी एक हेक्टेयर में कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है एक हेक्टेयर में। तो प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादकता देते हो किसका है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो विश्व में सबसे अधिक धान, यानी विश्व में सबसे अधिक धान की उत्पादकता किस देश का है, तो हमारा किसका हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। हिंदी इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो विश्व में सबसे अधिक धान की उत्पादकता किस देश का हो जाएगा, तो यूएसए या अमेरिका का हो जाएगा। अब ये हमारा विश्व, अब देख लेते हैं इंडिया यानी भारत में, इंडिया या भारत में देख लेते हैं। अब आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल, अभी हमने आप सबको बताया था पूरे विश्व में। अब देखेंगे इंडिया या भारत में। अगर भारत में देख लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक धान, भारत में सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब भारत में सबसे अधिक किस राज्य का धान, भारत में सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल किस राज्य का है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो जिसमें भारत का सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, या इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है आप सबको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? कोलकाता। क्या अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछ लेता है तो इसको भी नोट करते चलिएगा कि अगर राजधानी पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल किस राज्य का है? व्हिच स्टेट हाईएस्ट राइस एरिया आर फाउंड इन इंडिया? तो पश्चिम बंगाल हो जाए। उस पर अगर प्रोडक्शन यानी उत्पादन ही पूछ लेता कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादन। तो भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन किस राज्य का है? तो ये भी हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आप सबको बताया है कि अगर विश्व में पूछेगा उसको हमने आप सबको क्लियर कर दिया। अगर भारत में पूछता तो उसको भी हमने आप सबको बता दिया कि भारत में सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, उत्पादन सबसे अधिक किसका? तो वो भी किसका है? पश्चिम बंगाल का है। अब इसके आगे हम देखते हैं अब आ जाता है एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब आ जाता है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। अब प्रोडक्टिविटी में भी वही है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोलते हैं। तो इसमें हमारा कौन, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक धान की उत्पादकता होती है? तो क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। अब कितना होता है ये भी देख लेते हैं कि प्रति हेक्टेयर यहाँ पर कितना उपज होता है। तो 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये ध्यान रखना कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां सबसे अधिक धान की उत्पादकता होती है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और कितना है? तो 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कितना? 1 हेक्टेयर में जो होता है धान की उपज 34 क्विंटल होती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा, या उत्तर प्रदेश या भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, या उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है? अगर जिला पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस जिले में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है? किस जिले में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हो जहां सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है? तो समझ लीजिए हमारा क्या बस्ती या संत कबीर नगर आ जाता है। क्या हो जाएगा? बस्ती या संत कबीर नगर। बस्ती भी हो सकता है, यानी पहले बस्ती था अब वैसे चेंज हो गया, या संत कबीर नगर भी लिख सकते हैं। संत कबीर नगर। तब ये पहले बस्ती में होता था, अब थोड़ा डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो गया तो क्या हो गया? बस्ती से अलग हो गया, संत कबीर नगर बना। तो क्या होता है? अधिकतर संत कबीर नगर ही माना जाता है। पुराने डाटा पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? बस्ती रहता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश के यही से बस्ती जो ऐसे जिले जहाँ सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन कि धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? व्हिच प्रोटीन आर फाउंड इन राइस?
which protein are found in rice। यानी धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। जैसे हमने आप सबको बताया था कि मक्का में कौन से, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन। तो धान में कौन सी प्रोटीन पाई, तो व्हिच प्रोटीन आर फाउंड इन राइस, ये धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो धान में कौन से ओराइजिन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राइस इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, यानी धान के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं। राइस इनफ्लोरेसेंस यानी धान के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं। राइस इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, तो धान के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, तो धान के पुष्पक्रम को हम क्या बोलते हैं, पेनिकल। ये हो गया राइस इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है धान के बीज को क्या कहते हैं, यानी जो सीड होता है या फ्रूट होता है उसे क्या कहा जाता है। राइस सीड इज कॉल्ड, राइस सीड इज कॉल्ड, यानी धान के बीज को हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि धान के बीज को हम क्या कहते हैं, या इसका बीज अगर होता तो इससे क्या बोला जाता है, इसका फल, धान के फल को हम क्या कहते हैं, यानी उसके फल अगर मान लेते हैं कि एक फल एक छोटा सा राइस है, उसके बीज को क्या कहा जाता है, उसको जो चावल होता है उससे क्या कहा जाता है, तो कैरियोप्सिस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है धान का टेस्ट बेट, टेस्ट बेट ऑफ राइस, टेस्ट बेट ऑफ राइस, धान की टेस्ट बेट, यानी धान का टेस्ट बेट ऑफ राइस, धान का टेस्ट वेट कितना होता है। अब सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि टेस्ट वेट होता क्या है। जैसे हमारा टेस्ट वेट हो जाएगा, सीड इंडेक्स हो जाए, दो टर्म पूछे जाते हैं कि टेस्ट वेट क्या होता है और सीड इंडेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं टेस्ट वेट, टेस्ट वेट अब टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 दानों का भार, यानी 1000 दानों के भार को हम क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि 1000 जो दानों के भार होते हैं, जैसे धान के जो बीज होते हैं, धान को हम छोटे छोटे जो बीज होते हैं उनको 1000 दानों को ले लेते हैं, उसका जो भार हम काउंट करते हैं, उसका जो भार होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। तो यही कि धान का टेस्ट वेट कितना होता है, तो धान का जो टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम, नॉर्मल पूछता। अगर कोई वैरायटी तो वैरायटी के लिए अलग आप सबको बताया जाएगा। तो 1000 दानों के भार को हम क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। अब 1000 दानों का भार हमने ले लिया, उसको हमने वेट किया तो कितना आया, 25 ग्राम आता है। कितना आता है, 25 ग्राम आता है। तो इसको हम लिख देते हैं 1000 दानों के भार को हम टेस्ट वेट कहते हैं। 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है 1000 दानों के भार को हम क्या कहते हैं, तो 1000 दानों के भार को क्या कहा जाता है, टेस्ट वेट कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है सीड इंडेक्स। क्या हो जाएगा
जाएगा सीड इंडेक्स। अब सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 दानों के भार को हम क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। यानी 100 दाने अगर लेते हैं उसका जो भार है यानी वेट करते हैं, जो भार आता है उसे हम क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। 100 दानों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। हमने समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको बता रहे हैं, यानी राइस से आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी छूटने नहीं है, 0 से लेकर हाई लेवल तक। तो इसको आप जरूर अच्छे से, इसीलिए बेसिक से आप सबको बता रहे हैं कि बेसिक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि राइस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, यानी धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइस सीड इज कॉल्ड, धान के बीज को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। क्या हो जाएगा? कैरियोप्सिस। टेस्ट वेट ऑफ राइस, धान का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम। अब टेस्ट वेट क्या होता है ये ध्यान रखते हैं कि 1000 दानों के भार को हम क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। उसके बाद सीड इंडेक्स, 100 दानों के भार को हम क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? यानी टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया जो इंडिया का पाया जाता है क्या होता है? उसमें कितने प्रतिशत जो होता है, कितने प्रतिशत धान की खेती की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर धान की खेती की जाती है? कितने भाग पर धान की खेती की जाती है? यानी भारत का अगर मान लेते हैं कितना? 1% है। कितना? 1। टोटल एरिया को हम 1% मान लेते हैं। कितना? 1%। अब 1% के कितने भाग पर हम धान की खेती करते हैं? तो 1/3। 1/3 भाग भारत के जितना भी क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना कि भारत की जो संपूर्ण क्षेत्रफल या टोटल एरिया उसके कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत में धान की खेती कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? भारत में धान की खेती कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? भारत में धान की खेती कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? अब अब यह पूछना यानी जो खेती की जाती है वो अगर काउंट करके बताया जाए कि कितने हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती भारत में की जाती है। ये कितने प्रतिशत भाग पर हमने बता दिया? 1/3% भाग पर धान की खेती की जाती है टोटल है। अब कितने हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है? तो हमारा हो जाएगा 44.7 मिलियन हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर भूमि पर? 44.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर भारत में धान की खेती की जाती है। ये जरूर आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि धान में जो होता है चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है या हलिक परसेंटेज
राइस में कितना होता है, हलिंग परसेंटेज। हलिंग परसेंटेज हलिंग परसेंटेज इन राइस। अब हलिंग क्या होता है, धान में जो होता है दाना और छिलका का अनुपात कितना होता है, या धान में कितने प्रतिशत चावल, जो हमारा धान होता है उसमें कितना प्रतिशत ग्रेन या चावल पाया जाता है, तो उससे तो क्या कहते हैं। अब इससे हलिंग क्या होती है ये भी देख लेते हैं, जिसे हम हुल बोलते हैं, क्या हुल भी बोलते, ये किससे मिलकर बना होता है, लेमा प्लस हुल जो होता है ये किससे मिल, हुल से हलिंग बना, क्या है हुल से हलिंग बना है। अब लेमा प्लस पालिया टूगेदर, मतलब दोनों एक साथ रहते हैं, इसको मिला के क्या बना, हलिंग या हुल बना, क्या हलिंग या इसे हुल बोला जाता है। तो लेमा प्लस पालिया मतलब दाना और छिलका दोनों एक साथ होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हुल या हलिंग बोला जाता है। तो इसको हमने दोनों डिवाइड कर दिया कि लेमा मतलब छिलका, पालिया मतलब जो उसका दाना, दोनों एक साथ होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, हुल बोला जाता है। तो यही इसमें धान में पूछ रहा है कि धान में हलिंग परसेंटेज इन राइस, धान में दाने और छिलके का अनुपात कितना, अगर दोनों अलग होते हैं, या धान में कितने प्रतिशत चावल पाए जाते हैं। अगर धान है उसको छिलका अगर दाने के दोनों का अनुपात देखा जाए तो कितने प्रतिशत चावल पाए जाते हैं, तो 66%। कितना हो जाएगा, 66%। या इसके हम लिख सकते हैं 2/3 या आर, 2/3% भी पाया जाता है, कितना 2/3। या आर करके भी दोनों हम लिख सकते हैं, आर 2/3%। तो जितना भी धान होता है उसका 2/3% भाग चावल पाया जाता है। अगर उसको हम अलग करते, किसी मशीन में कुटाने ले जाते हैं कुछ, उसको धान और छिलका अलग करते हैं, तो धान में कितने प्रतिशत चावल पाया जाता है, 66% या 2/3 भाग पाया जाता है। और क्या होता है, लेमा प्लस पालिया टूगेदर, मतलब धान में दाना और छिलका जो एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं, हुल बोला जाता है। इतना आप सब नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइस जो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड और शॉर्ट डे प्लांट होता है। राइस यानी धान जो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड एंड शॉर्ट डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट। तो ये ध्यान रखना, धान क्या होता है, यानी स्वपरागित, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, स्वपरागित तथा छोटे दिनों वाला पौधा होता है। क्या होता है, स्वपरागित और छोटे दिनों वाला पौधा धान होता है। तो इसको आप जरूर अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है, धान क्या होता है, शॉर्ट डे होता है या लॉन्ग डे, तो क्या हो जाए शॉर्ट डे। सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड या ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप या फसल होती है। उसमें एक क्वेश्चन आप सबको, अगर सीरियल क्रॉप है, जितने भी सीरियल्स क्रॉप होती है, अगर उसमें 1 किलोग्राम ग्रेन या प्रोडक्शन करना है, 1 किलोग्राम अगर हमें धाना उपज करना है, तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता लगभग होती है, 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान को छोड़कर, ये ध्यान रखना, धान को छोड़कर अगर धान का देखा जाए तो 1 किलोग्राम धान है, अगर हमें चावल उसका ग्रेन प्रोडक्शन करना है, दाना का उत्पादन करना है, तो कम से कम 4 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और कितनी बार में देते हैं, कम से कम उसको हम 8 से 10 बार में पानी देते हैं, थोड़ा थोड़ा एक बार में 400 से 500 लीटर पानी देते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉमन चीज़ है, इसलिए हमने बता दे रहे हैं कि धान का अगर 1 किलोग्राम हमें ग्रेन यानी दाना प्रोडक्शन या उत्पादन करना है दाने का, तो समझ लीजिए उसे 4 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
जबकि अन्य सीरियल जो क्रॉप होती है धान को छोड़कर उसमें 1 किलोग्राम ग्रेन प्रोडक्शन करना है तो कम से कम 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो हमने आप सबको ये बताया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारी बासमती जो राइस होती है, क्या बासमती धान की वैरायटी है? बासमती राइस वैरायटी टेस्ट वेट धान की बासमती वैरायटी, अब उसका टेस्ट वेट कितना होता है यह क्वेश्चन यहाँ पर जानना जरूरी है। अगर धान का नॉर्मल रूप से पूछा जाता है तो टेस्ट वेट कितना होता है उसका 25 ग्राम, लेकिन तो अगर जो बासमती वैरायटी है क्या बासमती, अब इसका टेस्ट वेट कितना होता है 21 ग्राम। कितना होता है इसका? अगर बासमती जो वैरायटी है अगर इसके 1000 दानों का भार अगर हम करेंगे तो कितना आता है 21 ग्राम आएगा। अब वही मान लेते हैं गेहूं का मामा, जैसे अब गेहूं का मामा जिसे हम क्या बोलते हैं फ्लेरिस माइनर, क्या बोला जाता है फ्लेरिस माइनर, या उसे गुल्ली डंडा बोला जाता है, क्या गुल्ली डंडा या नकलची खरपतवार भी उसे बोला जाता है। तो उसका टेस्ट वेट कितना होता है 2 ग्राम होता है। तो अगर हम गेहूं पढ़ेंगे तब आप सबको बताएंगे, अभी हम धान के बारे में आप सबको बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन। तो धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन। तो अगर देखा जाए धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 25 से 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो धान की अगर हमें खेती करना तो नॉर्मल उससे अगर इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब ये नॉर्मल हमने बताया सामान्य उससे सभी के लिए, लेकिन तो कुछ इसमें और कंडीशन आ जाता है कि इसके प्लांट को ग्रोथ की यानी वृद्धि और विकास के लिए तापमान कितना होना चाहिए, और उसके दाना यानी ग्रेन को मैच्योर होते समय तापमान कितना होना चाहिए, यानी परिपक्व होते समय तापमान कितना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर राइस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर। राइस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी धान के पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ जाता है कि धान के पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान जो होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केवल अगर पूछ लेता कि राइस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर, धान के जो पौधा उसकी वृद्धि और विकास के लिए तापमान कितना हो, अगर कंडीशन लगा के पूछेंगे तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर ऐसे पूछ लेता ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन 30 से 35 भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है राइस ग्रेन मैच्योरिटी टाइम। राइस ग्रेन मैच्योरिटी टाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर। राइस ग्रेन मैच्योरिटी टाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी धान के जो दाना पकते समय क्या होता है, दाना पकते समय तापमान कितना होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि धान में दाना पकते समय उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए।
तो दाना पकते समय जो उपयुक्त तापमान हमारा होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो आप सबको हम पहले कराने की कोशिश करेंगे, हमारे कंटिन्यू 1 से 2 वीडियो जो रोज जाएगा, 1 से 2 वीडियो, कम से कम एक वीडियो हमारी पूरी कोशिश रहेगी रोज आप सबको मिलेगी। और जैसे अगर हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा तो उसके बाद उसका हम आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे आप सबको पता हो जाएगा कि हमने कितना पढ़ा, उस हिसाब से आपको जानकारी हो जाएगा। तो हमारे आज हमने आप सबको पढ़ाया, कैसा लगा इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो हमने आप सबको बताया राइस सेल पॉलिनेटेड और साढ़े बासमती राइस उसका टेस्ट वेट कितना होता है। धान की खेती के लिए तापमान सामान्य रूप से तो 30 से 32, अगर कोई कंडीशन लगा के पूछ लेता है कि वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30, दाना पकते समय धान के तापमान कितना होना चाहिए, सॉरी इसमें वृद्धि एवं विकास के लिए तुम्हारा 25 से 30 हो जाएगा। दाना पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो समझ लीजिए आम धान की खेती में आप सबको पूरा अच्छे से डिटेल से बता रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।